नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चर्चा करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम सियासी संग्राम में जिस तरीके से इस समय जमीनी स्तर पर विपक्षी पार्टियों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये साफ नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जनता भी इस बात को स्वीकार करती नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में इस समय सरकार है वो पूरी तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए उनके खिलाफ कुछ राजनीतिक हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। लेकिन उन्हीं सब विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए बड़े मसीहा बनकर साबित हो रहे हैं राहुल गांधी। ये हमने इसलिए कहा क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 50 घंटे से ज़्यादा तक पूछताछ हुई थी, लेकिन उसमें वो निर्दोष साबित होकर वापस आ गए थे। और दूसरी तरफ दिल्ली के कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ जांच हुई, उन पर पूछताछ हुई, तो वो आरोपी सिद्ध होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ खास मुकदमों के चलते। अब वही सारी बातें निकलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी एक तो पहले बीजेपी की जांच से बचकर निकलकर सामने आए, बीजेपी के सारे तेज तर्रार जितने भी आरोप थे उनसे बचकर निकल कर आए। उसके बाद अब वो कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी पाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपने तमाम सहयोगियों से चर्चा करें उससे पहले आप देखिए 2 मिनट का वो एक बयान राहुल गांधी का, जिस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें रखी और वो बातें चौंका देने वाली हैं कि जिसको अडानी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और जिस मुद्दे की वजह से विपक्ष एकजुट है। तो देखिए पूरा उनका बयान। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर पीएम मोदी पर फिर से हमला बोला। अब जिस तरीके से राहुल गांधी के हमले लगातार पीएम मोदी पर जारी हैं, सवाल ये है कि आखिर ये सवालों के सारे जवाब कहाँ मिलेंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद तक पहुँच पाएंगे? क्या राहुल गांधी का सपना पूरा हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार भी, जिस तरीके से अमित शाह ने भी निशाना साधा महागठबंधन पर, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही। तो सियासी संग्राम के इस खास शो में यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे पहले हमारे सहयोगी कशिश से कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, अब विपक्ष भी एकजुट हो रहा है क्योंकि विपक्ष परेशान हो चुके हैं
किया बीजेपी से और तमाम बातें भी उनके खिलाफ हो रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कशिश? देखा जाए यहाँ पर तो विपक्ष एक साथ धीरे धीरे करके हो रहा है। अडानी का मुद्दा सामने आया था तब कोई साथ था कोई नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब लोग साथ हो रहे हैं। और जिस तरीके से आज खबर सामने आई जिसमें प्रियंका गांधी यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा और बसपा को साथ लाने की बात कर रही थी, तो उसको देखकर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर विपक्ष धीरे धीरे करके एक साथ होता नजर आएगा। 2024 में ममता बनर्जी ने कहा था यहाँ पर अगर मोदी सरकार को हराना है, बीजेपी सरकार को हराना है, तो एक साथ होना पड़ेगा। आज वही ममता बनर्जी थोड़ी सी दूर होती नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की निशाने पर वो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बाकी जो पार्टी है वो धीरे धीरे करके साथ आ रही है, क्योंकि उससे पहले उन लोगों का ध्यान अपने राज्य में होने वाले अलग अलग तरीके के चुनावों पर है कि पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनावों पर ध्यान दिया जाएगा, कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो सारे विपक्ष में से अभी भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा ऊपर ही है, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। और यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बनाना है, तो उस बात के लिए यहाँ पर कंफ्यूज वो लोग बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव भी यही सपने देख रहे हैं, मायावती भी यही सपने देख रही है। तो ये डर है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया हमने, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। एक सवाल रहेगा, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर विपक्ष एक हो जाता है तो 100 सीटों से कम पर रोका जा सकता है बीजेपी को, क्या ये सच होता नजर आएगा? देखिए, ऐसा अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार भी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। भले ही कम सीटों से इस बार आए, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें लेकर आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर विपक्ष नहीं है कि इतनी सारी सीटें यहाँ पर लिया। अगर राहुल गांधी ये सोच रहे कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कोई खास फर्क पड़ेगा, तो ये नहीं कि आप सालों तक चुप बैठे अचानक से निकल के आएंगे, एक चीज़ यहाँ पर कर देंगे तो जनता आपके पक्ष में हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वोट बैंक यहाँ पर आपका बढ़ता नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सपने आप सजा रहे हैं वो टूट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कशिश, जिस सर्वे की बात कर रही है उस सर्वे में ही कम से कम 300 सीटें अब भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को मिल सकती हैं। और पिछले 2019 के चुनाव में 303 और उससे पिछले चुनाव में अगर देखा जाए जो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आंकड़ा चाहिए होता उससे कई ज़्यादा आगे थे। तो यानी कि अब भी आंकड़ा बहुत सही है और सांसदों के मामले में यहाँ पर आंकड़ा अभी भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उनके बाकी सांसदों को भी घेरने का काम उनके तमाम मंत्रियों को करना होगा, जो अभी अच्छे तरीके से नहीं होता नजर आ रहा है। तो वो काम कैसे होता नजर आएगा, उसी को लेकर यहाँ पर अगला सवाल प्रांशी से रहेगा कि लोकसभा का चुनाव अगर जीतना है तो यूपी की सियासी सत्ता जीत लीजिए, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है, ये कहा जाता है, पुरानी कहावत है। अब भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी बड़े कदम उठा रही है। उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आई कि वो विपक्ष को एकजुटता का संदेश देती नजर आ रही हैं। उसी संदेश के बारे में जानना चाहेंगे कि विपक्ष प्रधानमंत्री राहुल गांधी को अगर बनाने की सोच रहा है या उनको आगे बढ़ाना चाह रहा है या बीजेपी को हटाना चाह रहा है, तो उसमें प्रियंका, सोनिया, खड़गे और मायावती, ममता जैसे बड़े नेताओं की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो ममता बनर्जी से भी यही उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं वह भी राहुल गांधी के समर्थन में उतरें। जिस तरह से नीतीश कुमार उतरते हुए नजर आए हैं, संजय राउत हैं, शरद पवार है, तो उम्मीदें यहाँ पर ममता बनर्जी से भी बनी हुई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो मुलाकात की है उद्धव ठाकरे के साथ, वो मुलाकात भी यहाँ पर सियासी समीकरण बनाती है, क्योंकि ये दावा किया गया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर राहुल के समर्थन में नहीं हो सकते। मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो उस रिपोर्ट के मुताबिक यही सामने आया था कि 24% लोगों ने केजरीवाल को समर्थन दिया, 14% लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी को और 20% ने यहाँ पर ममता बनर्जी को। तो उसके मुताबिक देखा जाए केजरीवाल यहाँ पर सबसे आगे बने हुए हैं। अगर केजरीवाल को यहाँ पर मौका मिलेगा तो वह आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इस वजह से देखा जाए विपक्ष को यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाने की बेहद जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में एक्टिव है, लेकिन प्रियंका को अलग अलग राज्यों में भी एक्टिव किया जा रहा है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को AICC का सदस्य भी नामित कर दिया गया है। राहुल गांधी को लेकर दावा यह किया गया है कि प्रियंका नहीं बल्कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ सकते हैं। अमेठी से भी राहुल गांधी को लेकर दावा किया जा रहा है। तो यूपी की सियासत काफी ज्यादा अहम रखती है। जैसा कि आपने वो लाइन कही कि यूपी की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पर खुद खुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी को आगे करने की बेहद जरूरत है। अगर इस तरह से राहुल गांधी को जिम्मेदारियां मिलती ही जा रही हैं तो राहुल गांधी को PM पद की दावेदारी के लिए पूरी तरह से अब तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा सीजन भी अब जल्द से जल्द शुरू होगा। जी, लेकिन वो कितना असरदार साबित होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा इस सोच विचार में किसको PM फेस बनाया जाए, क्योंकि अभी अमित शाह ने महागठबंधन को लेकर बिहार के ये निशाना साधा कि नीतीश कुमार को PM बनना था तो सोनिया गांधी के चरणों में जाकर गिरे और वहाँ से उनसे विनती विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमको PM बनना है। राहुल गांधी को बनाए ना बनाए बात की बात है, लेकिन उनको बनना है। 8 बार की CM पद की शपथ जो ले चुके, तो PM बनने की अब उनकी कहीं ना कहीं जो एक व्याकुलता है साफ नजर आ रही है उनके चेहरे पर। लेकिन जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं,
राहुल गांधी के जरिए ये सारे मुद्दे उठाए गए। दिल्ली में कहीं ना कहीं सिसोदिया पर मार पड़ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं राहुल अगर उनके समर्थन में आ जाते हैं तो विपक्ष को एकजुट लाया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात है, राहुल, प्रियंका, खड़गे, सोनिया चारों ने एक बात कही कि जिन विपक्षी नेताओं की विचारधारा कांग्रेस से मेल खाते हैं हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। और ऐसे में उन्होंने आम आदमी पार्टी, केसीआर और तमाम कुछ बड़े और पार्टियां जिनको दूर रखने का फैसला किया। अब देखते हैं राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना तो आगे और क्या विपक्षी पार्टियां यहां पर एजेंडा बनाती हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कैबिनेट को एक साथ घेरा जाए। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।